गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखा जाता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हम सबको कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कौन से कंडीशन में? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ हो। यहाँ हम सबको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम सब कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा डेरिवेशन आपको पहले भी कराया गया है, एकदम सिमिलर डेरिवेशन है, थोड़ा सा अंतर है, बस उस एक्सप्रेशन का यूज आपको करना है जो आप पहले देख चुके हैं। वो टॉपिक का नाम था फोर्स एक्सपीरियंस बाय और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उस टॉपिक को पहले आपको बताया गया है, तो उसी का हेल्प से यहाँ हम सब करेंगे। यहाँ कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन आपको बताया गया है, डायरेक्शन इधर है ना, यूनिफॉर्म। यहाँ एक डाइपोल प्लेस्ड है। डाइपोल क्या होता है? टू चार्जेस, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस हम सब लेते थे, ये डिस्टेंस क्या लेते थे? ये चार्ज आपका है, मान लीजिए -q, और ये चार्ज है आपका +q। इसको आप A बोल सकते हैं, इसको B बोल लें। AB एक डाइपोल है, A पर +q, B पर -q। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस हम सब कितना लेते आ रहे हैं? दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते आ रहे हैं 2l। डिस्टेंस लेते आ रहे हैं 2l, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपका सेंटर हम सब मान लेते हैं, या फिर यहाँ एक एंगल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है? थीटा, है ना। और इसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब P का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपको निकालना है, तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ हम सब निकालेंगे वो रोटेशन के फॉर्म में स्टोर होगा। आप जानते हैं जब भी किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना। सबसे पहले हम सब इसको लिखते हैं, इसका कंसिडरेशन लिखते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB separated by distance 2l is placed in uniform electric field, है ना। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है E। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको डेफिनेशन देना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ जो डेफिनेशन हम सब देंगे वो रोटेशन के सेंस में देंगे, क्योंकि यहाँ जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहे तो उस पर टॉर्क काम करता है। हम सब पिछले डेरिवेशन में, पहले का डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। कैसे? इस पर जो फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन
इधर होगा। तो जितना फोर्स ये है उतना फोर्स ये भी है, तो टोटल फोर्स यहाँ 0 हो जाया करता था। लेकिन यहाँ एक टॉर्क काम किया करता था। टॉर्क कितना हुआ करता था? P क्रॉस E। हम सब इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, या फिर PE साइन थीटा, ये हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ फोर्स कितना लगता था? ये फोर्स, नेट फोर्स डाइपोल पर नेट फोर्स 0 हुआ करता था, क्योंकि ये आपका फोर्स क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है F/Q होता है ना। सो F क्या हो जाता था? F = QE, ये हो जाता था ये फोर्स। और ये फोर्स क्या हो जाता था? F = -QE। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। तो टोटल फोर्स, हम सबका टोटल फोर्स यहाँ जो निकलता था F1 + F2 निकलता था। ये F1 करते थे, ये F2 कर देते थे। तो टोटल फोर्स हम सबका यहाँ 0 हो जाता था। लेकिन इस पर एक टॉर्क काम करता था। तो टॉर्क हम सब कैसे निकालते थे? टाउ निकालते थे, बोलते थे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस, आइदर फोर्स, दोनों फोर्स में से कोई, है ना, कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसके थ्रू कैलकुलेशन करके हम सब ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। ये हम सब लाते थे P क्रॉस E, P क्रॉस E, या फिर इसी को लिखा जाता था PE साइन थीटा, है ना। तो यहाँ एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क जब भी काम करेगा तो डाइपोल रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ हम सब इसको डिफाइन करेंगे पहले, उसके बाद हम सब डेरिवेशन शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in uniform electric field can be defined as the work done in rotating, क्योंकि यहाँ रोटेट कर रहा है, डाइपोल रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन टू डिजायर्ड एनर्जी पोजीशन, है ना। कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल थीटा है, तो हम सब कंसिडर कर लेंगे जीरो एनर्जी पोजीशन को, कोई भी एक लाइन से कंसिडर कर ले, कोई भी पोजीशन को। अभी हम सब कंसिडर कर रहे हैं जीरो एनर्जी पोजीशन, इस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हमेशा एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी रोटेशन में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ये डायरेक्शन क्यों लिया गया है वो आपको फाइनल डेरिवेशन में भी पता चल जाएगा कि ये हम सब ले रहे हैं, तो इसका जो डेरिवेशन में आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि ये क्यों लिए। ऐसे हम सब ले चुके हैं, लेकिन फाइनल में ये आपको प्रूव हो जाएगा कि ये थीटा = 90 डिग्री यहाँ क्यों लिया गया है जीरो एनर्जी पोजीशन को, है ना। वो हम सब लास्ट में देखेंगे। सो इस लाइन पर परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, और इसी को बोला जा रहा है जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन, इस लाइन को बोला जा रहा है। इसको प्रूव करेंगे कि ये लाइन हम सब ऐसे क्यों लिए हैं, लास्ट में ये आपको प्रूव हो जाएगा। यहां अब आपको क्या करना है, पिछला जो डेरिवेशन जो ये आपको बताया गया था उसको इंट्रोड्यूस करना है। सिंस एन इलेक्ट्रिक, सिंस नहीं होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
is placed in uniform electric field, it experience, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि फोर्स तो यहां जीरो हो जाता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना, अ टॉर्क विच इज टाउ, है ना। सो टाउ कितना है, P क्रॉस E। P क्या है, P है हमारा डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका डायरेक्शन यहां दिया है, P से थीटा एंगल पर है। और इसको हम सब लिख सकते थे PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब क्या करना है, आपको वर्क डन कराना है, इसको मिटा दिया जाए। Let dipole is rotated through an angle d theta। इस डाइपोल को कंसिडर किया गया कि d थीटा से रोटेट कर दिया गया। देन वर्क डन वुड बी गिवन बाय वुड बी, है ना। वर्क डन क्या हो जाएगा, एंगल छोटा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। यहां इस चीज को समझ लेना है, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये हुआ कैसे, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर के केस में जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स F काम कर रहा हो और वो S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, F डॉट एस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कोई भी सिस्टम जब रोटेट कर रहा है तो वहां वर्क डन एंगल के फॉर्म में होगा। तो यहां आपका जो फोर्स होगा वो टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क जो फोर्स है वो एंगुलर फोर्स है ना। टॉर्क कैसा फोर्स है, टॉर्क एंगुलर फोर्स है, एंगल के साथ फोर्स लगता है, एंगुलर फोर्स, है ना। और डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये एंगुलर फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहां स्मॉल है तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। टाउ का वैल्यू क्या है, टाउ का वैल्यू है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। ये है स्मॉल वर्क डन जब पूरे सिस्टम को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है डी थीटा से। यहां टाउ एंगुलर फोर्स और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें क्या करना है, टोटल वर्क डन आपको निकालना है। सो टोटल वर्क डन कैसे निकलता है आपको पता है, स्मॉल वर्क डन पता है तो बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, rotating dipole from minimum energy, जीरो एनर्जी पोजीशन टू डिजायर कोई भी एंगल, है ना, फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजीशन, जीरो एनर्जी पोजीशन टू डिजायर्ड, कोई भी डिजायर्ड में कोई भी एंगल हो सकता है, एनर्जी पोजीशन, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ एंगल भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी लेंगे। तो इधर है DW,
dw, और ये है आपका PE साइन थीटा d थीटा। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड विथ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2। अब देखिए इधर एंगल का कोई फंक्शन नहीं है तो ये तो अपना वर्क डन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ इस चीज को ध्यान रखना है, ये होता है आपका लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो आपको वर्क डन जो करना है जीरो एनर्जी पोजीशन टू डिजायर एनर्जी पोजीशन। तो जीरो एनर्जी पोजीशन हम सब कितना एंगल को कंसिडर किए हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री कंसिडर किए हैं। सो यहाँ मिनिमम और जीरो एनर्जी पोजीशन 90 डिग्री, और डिजायर में हम सब ले लेते हैं थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE साइन थीटा दिट थीटा 90 डिग्री इंटू थीटा। अब P और E कांस्टेंट है, डाइपोल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। डाइपोल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि लेंथ भी फिक्स है और दोनों का चार्ज भी सेम है। सो PE आपका हो जाएगा बाहर और बचेगा 90 डिग्री थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोस थीटा, PE माइनस कोस थीटा। कोस माइनस आपका बाहर कर दिया गया है, और ये आपका 90 डिग्री और ये थीटा है। इसमें आपको क्या करना है, माइनस PE, एक बार ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो यहाँ थीटा में रखेंगे तो ये आपका कोस थीटा ही रहेगा, और एक बार रख देंगे कोस 90 डिग्री, तो कोस 90, ये 90 हो गया, कोस 90 हो जाता है 0, कोस 90 डिग्री हो जाता है 0। ठीक है, सो ये हो गया माइनस PE और ये कॉस थीटा। सो ये वर्क डन स्टोर्ड होगा सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, दिस वर्क डन will be stored as a potential energy of the system। यहां लिखेंगे work done is stored as a potential energy of the dipole। so एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे this work done is stored as an electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन जो होता है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, या एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी है इसके लिए। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। सो इसको वर्क डन को U से डिनोट कर देंगे हम सब, है ना, और ये मिल गया हम सबको PE cos थीटा माइनस PE cos थीटा। यहाँ माइनस किसी खास डायरेक्शन को नहीं बताता है, ये एक सिंबल है यहाँ जो कैलकुलेशन में आया है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां जो जीरो आप कंसिडर किया गया था, जीरो एनर्जी पोजीशन, वो थीटा 90 डिग्री था। यहां अगर कोस के जगह में 90 डिग्री भर दिया जाए, पुट कर दिया जाए 90 डिग्री, तो ये यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोस 90 अभी बताया गया आपको जीरो होता है। सो जीरो एनर्जी के लिए थीटा का वैल्यू अगर 90 भर दिया जाता तो यू क्या आ जाता, यू आ जाता जीरो। देखिए इसीलिए कंसिडर किया गया था, यहां इसको परपेंडिकुलर ही कंसिडर कर लिया गया था, है ना। अब हम सब इसके स्पेशल केस के बारे में देखते हैं। क्या स्पेशल केस इसका हो सकता है। स्पेशल केस में अलग अलग एंगल लेके हम सब देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है। इसको आपको पहले भी बताया गया था, इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले के वीडियो में भी बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या, पहला
व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा अगर 0 ले लें तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 हो जाता है 1, सो माइनस पीई। सो u का वैल्यू क्या हम सबको मिल गया, माइनस पीई, है ना। और ये माइनस पीई हो गया, मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, है ना, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस कंडीशन को हम सब क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा हम सब कंसिडर करते हैं थीटा जब हो जाए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो अभी आपको बताया गया है, u क्या हो जाएगा थीटा 90 में माइनस पीई कोस 90, कोस 90 हो जाता है 0, सो ये हो जाएगा 0। सो u का वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का 0। इसलिए इस रीजन को हमेशा आपको क्या कंसिडर किया गया था, 0 एनर्जी पोजीशन या मिनिमम एनर्जी पोजीशन वहाँ कंसिडर किया गया था, 0 एनर्जी पोजीशन। मिनिमम तो कुछ और है यहाँ, ठीक है। यहाँ 0 है और ये माइनस में है, तो माइनस हमेशा क्या होता है 0 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ मिनिमम आपको किया गया है। तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन है जब थीटा 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 होता है -1, सो ये हो जाएगा प्लस पी, है ना, u इज इक्वल्स टू प्लस पी। सो ये आपको वैल्यू देगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अनस्टेबल मतलब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। अब यहाँ इन तीनों केस को समझते हैं। थीटा 0 डिग्री होता तो क्या, थीटा 0 डिग्री होता तो ये अलाइनमेंट हो जाता, 90 डिग्री होता तो सीधा हो जाता, और 180 डिग्री होता तो जस्ट इसको उलट देते, जो डायरेक्शन है उसको उलट देते, है ना। सो आपको पता है, पहले भी आपको ये बताया गया है, थीटा 0 डिग्री होता सो ई का, ये आपका ई है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड पी, तो ये प्लस है, तो आपका डाइपोल क्या हो जाता, डाइपोल हो जाता ये, है ना, ये डाइपोल। इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा। 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल क्या हो जाता, डाइपोल आपका ऐसा हो जाता, है ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। 90 डिग्री के लिए क्या होता, 90 डिग्री के लिए ऐसा हो जाता, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, जो ये लाइन है जहाँ पर 90 डिग्री में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और 180 डिग्री में क्या हो जाता, जस्ट इसके अपोजिट क्या कर देते, इसको जस्ट उल्टा कर देते, है ना। सो आपका उलट जाता। अब उलटने से क्या होता, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो अनस्टेबल होगा। सो ये डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाता। सो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 0 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का केस, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का केस है। सो यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। अब हम सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा यूनिट देखते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देख लेते हैं, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एसआई यूनिट तो अपना जूल होता है, कोई भी एनर्जी हो
एसआई यूनिट हमेशा जूल होगा, कैपिटल जे से आप इसको डिनोट करेंगे। एक कॉमनली यूज्ड यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने 11th पर पढ़ा होगा। कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया इसको हम सब समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज टाइम पोटेंशियल। सो 1 जूल को हम सब डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 कूलम और ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट। सो 1 जूल को अगर डिफाइन करना चाहें तो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफाइन 1 जूल। यहाँ क्वेश्चन अगर है डिफाइन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल कब होगा? जब 1 कूलम का चार्ज एक्सेलरेट करे 1 वोल्ट के पोटेंशियल। सो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या होगा? वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is said to be 1 joule if 1 coulomb of charge passes through 1 volt of पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। किसी चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पार करने में जितना एनर्जी चाहिए वो 1 जूल है। 1 कूलम के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने में जितना एनर्जी चाहिए वो 1 जूल है। ठीक है, सो ये 1 जूल का डेफिनेशन है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कैसे वो हम सबको देखना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन क्या है हम सब देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। सो 1 कूलम क्या हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख सकते थे। जो बाद में हमारा आता कितना आता? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता। लेकिन हम सब उस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। यहां हम सब याद रखेंगे इस कैलकुलेशन से 1 कूलम कितना आ गया? 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां 1 जूल आपका क्या है? 1 जूल है 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फिर इसको क्या लिखेंगे? 1 कूलम के जगह में क्या लिख सकते थे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन को ई लिख देते हैं। ठीक है, और यहां ये वोल्ट है उसको सिर्फ भी लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को बोला गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको आपको याद रखना चाहिए, बहुत यूज होता है, इस यूनिट का यूज बहुत होता है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 EV से डिनोट किया जाता है और वो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। डेरिवेशन ये है। इसका डायमेंशन तो एनर्जी का होगा ml2T-2। एनर्जी है तो डायमेंशन एनर्जी का होगा।
CGS यूनिट क्या होता है एनर्जी का? एनर्जी का CGS यूनिट आर्ग होता है ना, ये आपको पता है। और 1 जूल में 10⁷ आर्ग होता है, ये भी आपको पता है। सो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल संजीव सर फिजिक्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।